आज हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है आयोडीन की कमी से। कूटपाद किसमें पाया जाता है? तो कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो इनमें से सभी के लिए। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो सबसे पहले 10x पर देखा जाता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है तो क्षारीय होता है। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ उभयलिंगी जंतु है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूटपाद द्वारा पकड़ता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो मानव आहार का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया था? तो न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था। पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहते हैं? पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में जमा रहते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य प्रोटीन का पाचन करता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि होती है। स्वपोषी पोषण होता है तो स्वपोषी पोषण पौधों में होता है और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक्स में होता है, यानी ए और सी दोनों में। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी छोटी आंत की भाग है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट में होता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की मृत्यजीवी विधि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? मृत्यजीवी। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। किससे होता है? यकृत से। गोबर छत्ता है एक मृत्यजीवी।
दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन की होती है। दांत का कठोरतम भाग क्या कहलाता है? तो दांत का कठोरतम भाग इनामेल कहलाता है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? तो रंध्र के छिद्र गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो सबसे ज्यादा प्रभावी लाल रंग है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर निर्भर करती है और प्रकाश की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा, यानी ए और बी दोनों। परिशेषिका हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का हिस्सा है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। परजीवी पौधा का उदाहरण है अमरबेल। कि कौन है? अमरबेल। क्रामाकुंचन, क्रामाकुंचन की गति पाई जाती है ग्रास नली में। कहाँ पाई जाती है? ग्रास नली में। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी 30.5। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय है। कैसा है? अवायवीय। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी को जाना जाता है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मछली का श्वसन अंग है तो गिल्स। क्या है? गिल्स। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। पौधों में श्वसन होता है तो पौधों में श्वसन जड़ में, पत्तियों में, तना में, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी निमोनिया है। क्या है? निमोनिया। ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? तो हाइड्रिला में जो है रंध्र अनुपस्थित होता है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार के श्वसन में? तो वायवीय श्वसन में। किण्वन क्रिया पाई जाती है तो किण्वन क्रिया अमीबा में, यीस्ट में। किस में पाई जाती है? यीस्ट में पाई जाती है। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। एटीपी का विस्तृत रूप क्या है? तो एटीपी का विस्तृत रूप है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? रंध्र का मुख्य कार्य गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन है। मनुष्य में नसिका छिद्र लैरिंक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है और ये क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं श्वसन तंत्र। कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है? तो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, या वसा है? तो ग्लूकोज को हम लोग कोशिकीय ईंधन कहते हैं। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो 120 mmHg। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है तो फ्लोएम भोजन का संवहन के लिए उत्तरदायी होता है।
और जल के लिए जाइलम होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो रक्त बिंबा। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो एक कोशिकीय में आपको विषम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषम द्वारा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल के वहन के लिए। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? रंध्र में होता है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? निलय द्वारा। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो प्लेटलेट्स। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब एक 80 mm होता है। कितना होता है? 80 mm। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है? तो लसिका, आपको प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। तो कौन होगा? प्लेटलेट्स होगा। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। कौन करता है? द्वार कोशिका, गार्ड सेल। निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन होता है तो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं तो चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती हैं। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिनों की होती है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो इसमें संवहन उत्तक आपका जाइलम और फ्लोएम होगा। कौन होगा? जाइलम और फ्लोएम, यानी बी और सी दोनों। रक्त क्या है? तो रक्त उत्तक है। मानव हृदय घिरा हुआ है तो मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से। किससे घिरा हुआ है? पेरिकार्डियम से। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन 12 से 20 दिन होती है। कितनी होती है? 12 से 20 दिन तक। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। रुधिर चाप नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो एड्रिनल द्वारा होता है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी मोटी होती है। ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र द्वारा होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो स्फाइग्नोमैनोमीटर का यूज होता है। लसिका का रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। पौधों के वायवीय भागों से जल के स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्प के रूप में निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है, विषण कहलाता है या वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प उत्सर्जन। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? कबूतर में, तितली में, मनुष्य में, बिल्ली में। इसका आंसर होगा कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 120 mmHg होता है। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। मानव में डायलिसिस थैली, नेफ्रॉन। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो वृक्क उत्सर्जी अंग है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा? इनमें से सभी, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? तो मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है?
तो अमोनिया से, यूरिक एसिड से, मनुष्य में वृक्क निम्न में किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, परिवहन से, उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? विसरण के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? विसरण के द्वारा। मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो वृष्ण हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 2% होती है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सेलोफेन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेलोफेन या हीमोडायलिसिस। क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो मूत्राशय में। लैटेक्स पाया जाता है, तो लैटेक्स कनेर में पाया जाता है। वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है? तो अग्नाशय। इस प्रकार आपका अगला एक्सरसाइज शुरू हुआ 7। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो संवेदी ग्राही कौन नहीं है? तो दिमाग। मेरु रज्जु निकलता है, तो मेडुला से। 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो कौन रखता है? सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.4 kg। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। सिनेप्टिक नोब्स पाया जाता है न्यूरॉन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में। ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक हार्मोन है। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीन है। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक हार्मोन है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो गुरुत्वानुवर्तन है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप के प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, यानी इनमें से सभी। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो एब्सिसिक एसिड। कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन है। पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो जिब्रेलिन है। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या होता है? तो केमोट्रोपिज्म होता है। क्या होता है? केमोट्रोपिज्म। लैटिक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो लैटिक्स पीपल में पाया जाता है, पीला कनेर में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है, यानी इनमें से सभी। फल पकने वाला हार्मोन है, तो एथिलीन। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। प्रकाश की ओर प्ररोह गति प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो जड़ की वृद्धि।
पादप हार्मोन का एक उदाहरण है IAA। इंसुलिन की कमी से होता है, क्या होता है, मधुमेह। अवटु ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो उसके लिए आपको सोडियम भी जरूरी है, क्लोरीन भी जरूरी है, फास्फोरस भी जरूरी है। सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। कौन अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि की जैसा कार्य नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। कौन नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलता है। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन। कौन है, वृद्धि हार्मोन। किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन और आपको एस्ट्रोजन, ये दोनों है, ए और बी दोनों। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है, तो रक्त में शर्करा को नियंत्रित इंसुलिन करता है। कौन करता है, इंसुलिन। एंड्रोजन क्या है, तो नर हार्मोन है। क्या है, नर हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो वृषण से स्रावित होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत है। कौन है, यकृत। निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है, पुरुष हार्मोन को हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो रासायनिक दूध हार्मोन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हार्मोन को। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना जरूरी है, तो आयोडीन का होना जरूरी है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो घेंगा रोग से बचने के लिए। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, तो अग्र मस्तिष्क में। घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। एंड्रोजेंस स्रावित होता है, तो वृषण द्वारा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इंसुलिन। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो पीनियल। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो यीस्ट में होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है फूलों द्वारा। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यीस्ट में। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो पुंकेसर। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है, मुकुलन। निम्नांकित में कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, तो इनमें से हाइड्रा है, हाइड्रा होगा। क्या होगा, हाइड्रा। पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग पुमंग है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, खंडन के द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागकोश के अंदर बनते हैं। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, यीस्ट में नहीं होता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन पैरामीशियम में, आपको अमीबा में, लिस्मेनिया में, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित बीजांड से होता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, फल कहलाता है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। परागकोश में होता है परागकण। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है, तो कलम लगाना, दाब कलम या कलम बंधन, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी।
वर्तिका भाग है तो वर्तिका अंडाशय का भाग है। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन जीवाणु में पाया जाता है। आलू में कायिक प्रवर्धन होता है तो तना द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तना द्वारा। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। निम्नलिखित में नर युग्मक होता है शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु। शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। एंड्रोजन क्या है? तो नर लिंग हार्मोन है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। अंडाणु निषेचित होता है फैलोपियन नलिका में। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? तो लैंगिक जनन संचरित रोग आपका सुजाक है और आपका एड्स है, दोनों है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना मोनार्चे कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनार्चे कहलाता है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है? साफ जल में होता है। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मलेरिया परजीवी है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौवन आरंभ कहते हैं। लैंगिक जनन संचरित रोग है तो एड्स है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? 23 होते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो बाल की प्रकृति। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो स्मॉल टीटी जो है वो बौने पौधे को दर्शाता है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है तो XX होता है। क्या होता है? XX। किस जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है। क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर के पौधे का उपयोग किया था। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो 22 है। कितनी है? 22 है। मानव में कितनी है? 22 है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग है। समजात अंगों का उदाहरण है तो हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, ये सभी। तो इनमें से सभी। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है तो मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग अपेंडिक्स है। मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका माना जाता है। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था, O2 नहीं था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस प्रकार आपका बायोलॉजी समाप्त हुआ।